प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्कल लॉ और प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पास्कल लॉ होता क्या है। ठीक है, देखो, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था ब्लेसे पास्कल। ठीक है, तो पास्कल लॉ इज गिवन बाय the French scientist, ठीक है, that is known as ब्लेसे पास्कल। ठीक है, ब्लेसे पास्कल उस साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है भाई, इसने पास्कल लॉ को दिया था। ठीक है, पास्कल लॉ के बारे में उसने क्या कहा कि उसने कंडीशन रखी छोटी सी इस चीज को समझने के लिए। ठीक है ना, हम भी उस चीज को रखेंगे, उस कंडीशन को यहाँ रखेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आए कि पास्कल लॉ होता क्या है। ठीक है भाई, कंडीशन क्या थी? कह रहे हैं कि जो इफेक्ट है ग्रेविटी का, उसको हम लोगों ने इग्नोर करना होगा थोड़ी देर के लिए। क्या करना होगा? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर करना होगा, यानी कि हम लोग ये मान के चले कि यहां पर ग्रेविटी है ही नहीं। ठीक है भाई, तब हमारा पास्कल लॉ समझ में आएगा। उसने इस बात को कैसे जस्टिफाई करा? उसने कहा कि आप लोग एक बॉल लो और उस बॉल के अंदर बहुत सारे होल हो। ठीक है ना, एक बॉल है कि बात समझ में आई? एक हमारे पास क्या है? बॉल है विद टू मैनी होल्स। ठीक है ना, मैं यहाँ होल दिखा रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे। ठीक है भाई, ये हमारे क्या हो गए? होल है। और कहा कि इस पूरे के पूरे कंटेनर को एक लिक्विड से भर दिया जाए। ठीक है ना, सॉरी, इस बॉल को, पूरी की पूरी बॉल को एक लिक्विड से पूरा का पूरा भर दिया जाए। ठीक है, अब कहता है कि अगर इस बॉल को एक पॉइंट से हम लोग ऐसे दबाएं, स्क्वीज करें, प्रेस करें, ठीक है ना, तो प्रेस करने पर ये यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पर अल्टीमेटली क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द अस ऑन द बॉल। बॉल के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर एक्सर्ट करा। ठीक है ना, अब वो कहता है कि ये जो प्रेशर था जो हमने बॉल के ऊपर लगाया, वो कहाँ चला गया? लिक्विड के अंदर। और लिक्विड क्या करता है कि ये सारा का सारा जो प्रेशर जो यहाँ पर था वो इक्वली ट्रांसमिट कर देता है हर डायरेक्शन के अंदर। यानी कि इतना ही प्रेशर अब यहाँ पर आ गया, इतना ही प्रेशर यहाँ पर आ गया, उतना ही प्रेशर यहाँ, और हर जगह पे अब प्रेशर कितना हो गया? जितना हम लोगों ने यहाँ लगाया था। तो देखा कि हर पॉइंट से लिक्विड बाहर निकल रहा है अब। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हर पॉइंट पर जो लिक्विड का वेलोसिटी था वो क्या था? सेम था। यानी कि हर पॉइंट से वी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर की तरफ निकल रहा था। तो उसने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि अगर हम लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो पॉइंट पे जो प्रेशर हम लोगों ने लगाया वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये किसने बताया? ब्लेसे पास्कल ने। ठीक है ना, तो यहां पर हम कहेंगे इफ वी जनरेट ए प्रेशर at a point on the ball, this pressure equally transmitted in all the direction, in all the direction। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, इसकी वजह से होगा क्या? therefore the velocity
of liquid comes out from each point या each hole will be इक्वल, यानी कि हर पॉइंट से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना भाई, बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारा क्या था, पास्कल लॉ था। अब इस पास्कल लॉ की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन रही होगी, कहीं ना कहीं तो हम लोग इसको यूज़ करते होंगे, बेशक से यूज़ करते हैं। पास्कल लॉ का बहुत एप्लीकेशन है। हम जितनी भी मशीनें देखते हैं, एक्सकेवेटर, आप लोगों ने जिस लाइक जेसीबी देखा है कि वो खुदाई करने के लिए जो मशीन यूज़ करता है तो एक पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन पास्कल लॉ पे काम करता है। जितना भी ब्रेकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा किस पे काम करता है, हमारे पास्कल लॉ पे काम करता है। गाड़ी में जो ब्रेक अप्लाई होते हैं वो पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, आजकल पावर स्टीयरिंग भी आता है, अगेन वो बेस्ड होता है पास्कल लॉ के ऊपर। यानी कि बहुत जगह पे हम लोग पास्कल लॉ का यूज़ करते हैं। मैंने कुछ ही बताए जो आप लोगों ने कभी ना कभी देखे हैं। ठीक है, तो पास्कल लॉ काम कैसे करता है हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर या ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर हम लोग छोटा सा चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ in the hydraulic system या हाइड्रोलिक जैक भी बोलते हैं हम इसको, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, पास्कल लॉ का। ठीक है, यानी कि उसके एप्लीकेशन का। देखो प्यारे बच्चों, हम मान के चलते हैं कि एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर का एरिया ए है, और ये हमने बना दिया यहाँ पर ये पिस्टन। ठीक है, जितना कंटेनर का एरिया उतना ही हमारे पिस्टन का भी एरिया है। ठीक है ना, एरिया ऑफ पिस्टन मान लेते हैं कितना है, A1 है। ठीक है, ये हमारा पहला कंटेनर है, और अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, नीचे का अभी नहीं बना रहा, नीचे को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कर देते हैं अभी। आप देख पा रहे होंगे कि एक पिस्टन हमारे पास ये है, एक पिस्टन हमारे पास ये है। ठीक है, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका जो एरिया है वो A1 है, इसका एरिया जो भी होगा लेकिन वो A1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ पिस्टन मान के चलते हैं A2 है, और A2 बड़ा है A1 से। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? और लिक्विड यहाँ पर भी है। ठीक है, और ये कनेक्टिंग पाइप है। ठीक है ना, तो टू पिस्टन, यानी कि दो पिस्टन को कनेक्ट करने वाली पाइप। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो छोटे वाला पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, से F, ठीक है ना, या F1। ठीक है ना, अब ये F1 फोर्स इस पिस्टन पे लगा, इस पिस्टन पे जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रेशर। प्रेशर कितना होगा ऑन पिस्टन A1। इस वाले A1 पे प्रेशर देखते हैं, तो मान लेते हैं वो प्रेशर आएगा P, और वो F1 अपॉन में A1 आ गया। से इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा पास्कल क्या कहता है कि जितना प्रेशर यहाँ पर बना, ये मान लेते हैं प्रेशर यहाँ पर बना P,
ये प्रेशर हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। ठीक है ना, हम मान ही नहीं रहे कि ये हाइट है, ये लिक्विड है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं मान रहे। बस हम लोग कह रहे हैं कि बस ये लिक्विड है, ये लिक्विड क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, और ये प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होगा। जैसे मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ, ये हर पॉइंट पर सेम होगा, और ऐसे एरो चलते चलते यहाँ पर भी पहुँच गई, और हमने देखा कि ये प्रेशर यहाँ पर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। इस पूरे के पूरे सिस्टम में दो ही चीजें मूवेबल है, एक ये वाला पिस्टन और एक ये वाला पिस्टन। ये नीचे ऊपर जा सकता है, ये भी नीचे ऊपर जा सकता है, ये बाकी की बाकी क्या है, वॉल है। ठीक है ना, रिजिड वॉल, यानी कि ये हिल नहीं सकती, ना आगे पीछे हो सकती है, ना ये फैल सकती है, ना छोटी हो सकती है। ठीक है भाई, बात क्लियर हुआ। तो अब होगा क्या कि ये वाले पिस्टन ने अगर प्रेशर P बनाया था, वो प्रेशर P कहाँ चला गया, इस वाले पिस्टन पे चला गया, और यहाँ पर भी प्रेशर कितना लगा रहा है, P लगा रहा है। अब इस पिस्टन को ये कहाँ धकेलेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा। ऊपर की तरफ धकेलेगा तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाते टाइम वो फोर्स कितना बन रहा है, F2। क्या ये F2 हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है और इसका एरिया कितना है। ठीक है ना, तो बात कर सकते हैं फोर्स ऑन द पिस्टन 2। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू में एरिया। प्रेशर कितना है P, एरिया कितना हो गया बच्चों, A2। फोर्स निकालते हैं, प्रेशर कितना आया था, F1 अपॉन में A1 इंटू में A2। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। देखो ये F1 तो एज इट इज इंटू में A1 डिवाइडेड बाय A2 डिवाइडेड बाय A1। क्लियर है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एरिया A2 बड़ा है और A1 छोटा है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, सॉरी डिवीजन करने का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक से बड़ा होगा। अगर ये वैल्यू एक से बड़ी है तो हमारा जो F2 आ रहा था बच्चों, ये सॉरी हमने F2 माना था, जो हमारा F2 आएगा वो F1 से बड़ा होगा। हमारा F2 F1 से बड़ा होगा। आपको यकीन नहीं होता तो आप ये सारी की सारी वैल्यू रखकर देख लो। अज्यूम करके चलते हैं कि यहां पर ये फोर्स मैंने 10 न्यूटन का रखा। कितना रखा, 10 न्यूटन का। ये वाला एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है ना, ये वाला एरिया मैंने रख लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। मीटर स्क्वायर नहीं लिया, कितना लिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हम लोग F2 निकाल सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा ऊपर की तरफ, निकाल सकते हैं भाई। F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। एरिया A2 कितना है, 100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू पुट कर दी। A1 कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कट गया। F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू में 100, यानी कि सीधा सीधा हम देखें हमारा यहाँ पे फोर्स कितना गया, 1000 न्यूटन आ गया। क्लियर है बात समझे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, इधर जाते जाते वो फोर्स जब पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा वो फोर्स कितना हो चुका होगा, 1000 न्यूटन का हो चुका होगा भाई। कितना हो चुका होगा, 1000 न्यूटन का। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई। आप लोगों को ये समझ में आया कि भाई एक छोटे से फोर्स से हम लोग बड़ा फोर्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अपने जेसीबी के अंदर देखा होगा कि वो जस्ट स्टीयरिंग से बस हैंडल को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो जेसीबी वाला जो जैक होता है वो कभी आगे कभी पीछे चला जाता है, और बहुत सारी मिट्टी को वो बाहर निकाल सकता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा वहाँ पे फोर्स एग्जिट करा था, लेकिन इस पास्कल लॉ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों ने किसी बड़े पिस्टन के ऊपर वो फोर्स ट्रांसमिट कर दिया, वो प्रेशर ट्रांसमिट कर दिया, तो वो फोर्स वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है।
वो फोर्स वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब वो मल्टीप्लाई किससे होता है? A2/A1 के रेशियो से। ठीक है ना, बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ? ये सेम प्रिंसिपल हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर भी काम करता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने पैर से हल्का सा ब्रेक दबाते हैं, ठीक है, हल्का सा यहाँ से क्या दबाते हैं? ब्रेक दबाते हैं, ठीक है ना। यहाँ हल्का सा प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, दूसरे एंड के ऊपर पहुँचा और वहाँ पर इसने बड़ा फोर्स बना दिया। क्लियर है? बात आप लोगों को समझ में आई? जब ये बड़ा फोर्स बना ना बच्चों, तो वो गाड़ी को रोक सकता है, या हम कहें कि हमारी जो बाइक है उसको भी रोक सकता है। आप लोगों ने देखा होगा डिस्क ब्रेक या नॉर्मल ब्रेक, वो सारे के सारे हमारे जो काम करते हैं वो पास्कल लॉ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अब एक लिक्विड कॉलम है या एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और हम लोगों ने क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। ठीक है ना, प्रेशर ड्यू टू द ए लिक्विड कॉलम। कॉलम मतलब कि छोटा सा इमेजनरी हम लोगों ने एक सेक्शन बना के रखा है, इस बात को हम लोग अभी जस्टिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा कोई कंटेनर है बच्चों, ठीक है। इस कंटेनर की हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर ऐसे लिक्विड पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कंटेनर हमारा लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है ना। कंटेनर इज फुल ऑफ लिक्विड। अब ये लिक्विड देखो क्या करेगा कि इसका जो बॉटम है, इस बॉटम पे प्रेशर एग्जिट करेगा, बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर के ऊपर क्या एग्जिट करेगा बच्चों? प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अब वो प्रेशर कितना होगा, कैसे जस्टिफाई करें कि केवल हम लोगों ने इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, बीच में कहीं हम लोगों ने प्रेशर निकालना है, तो वो प्रेशर कितना होगा ये हम लोगों को कैसे पता चले? हम लोगों को कैसे पता चले, इस बात को हम लोगों ने जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इमेजनरी कंटेनर बना लेते हैं कि एक लिक्विड कॉलम है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? एक तरह का इमेजनरी कंटेनर हो गया, ठीक है। यानी कि हम माने इस पूरे के पूरे लिक्विड को हम लोगों ने फ्रीज कर लिया, जम गया, सॉलिड स्टेट में आ गया, इतना सा सेक्शन हम लोगों ने काट लिया, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर लाके हम लोगों ने रख दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ये एरिया था, ये एरिया हमारे पास मान के चलते हैं ए है, और ये हाइट कितनी है? h। क्लियर है? तो इसका जो वॉल्यूम हम लोगों को मिलेगा वो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू में हाइट। क्लियर है? इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो मान के चलते हैं हम लोग रो, ठीक है। डेंसिटी आप लोगों को फंडा क्लियर है कि डेंसिटी होता क्या है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स हमारे पास अब इस लिक्विड का निकाल रहे हैं, तो फोर्स कितना होगा? m इंटू जी, यानी कि मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी आ गया। एरिया यहाँ पे क्या हो गया? a। फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। अब मास हमें इस कंटेनर का नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है बच्चों, मैं यहाँ बराबर में बात कर रहा हूँ कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी इज नोन एज मास
बाय वॉल्यूम। और मास यहाँ पर आ गया हमारे पास डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, यानी कि मास को m से, डेंसिटी को ρ से, वॉल्यूम को v से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि प्रेशर यहाँ पर डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में g अपॉन में एरिया यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। वॉल्यूम को अगर हम लोग पुट करते हैं ऊपर से, एरिया इंटू में हाइट इंटू में g अपॉन में ए से बच्चों ए को काट दिया हम लोगों ने, देखा जो प्रेशर हमारे पास आया वो ρ(g)h के इक्वल आया। यानी कि अब हमारा जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर और उस लिक्विड की कॉलम की हाइट के ऊपर, कि ये हाइट कितना है। ठीक है ना भाई, ये हाइट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि अल्टीमेटली मैं इस फिगर में जाऊं तो मैं ये बात कर सकता हूं कि मैं यहां नीचे कितना गया। ठीक है ना, तो यहां पर h जो है वो क्या है, डेप्थ या हम कहें हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। दूसरा g यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा यहां पर क्या है, रो है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है भाई, इन तीन चीजों के ऊपर हमारा प्रेशर डिपेंड करता है। अब देखो जो g है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, डेंसिटी वो भी चेंज होने वाली नहीं है, तो हमारा जो प्रेशर वो किस पे डिपेंड करेगा, h के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जितनी हाइट या जितनी डेप्थ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ या हम कहें हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। डेप्थ भी यूज़ करते हैं कुछ बुक्स के अंदर, हाइट भी करते हैं, तो दोनों को ध्यान में रखना है। अगर ये ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर h कम है तो प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है भाई, इन दोनों के बीच का ग्राफ अगर आप बनाना चाहो h और ये प्रेशर, तो हम कहेंगे कि भाई ये ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है भाई, इसके साथ अगर हम लोग इन दो चीज़ों के अंदर भी वेरिएशन दिखाएं कि डेंसिटी और ग्रेविटी, क्या ये बदल सकते हैं, भाई बदल सकते हैं। अगर लिक्विड बदल जाएगा तो डेंसिटी बदल जाएगी। इफ लिक्विड चेंज तो हम कहेंगे डेंसिटी भी चेंज, डेंसिटी चेंज तो प्रेशर भी चेंज। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। क्या जी पे भी फर्क पड़ सकता है, हाँ भाई आप लोगों को पता चलता है कि जी बदल सकता है। जैसे अगर हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या हम लोग नीचे आए, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इफ जी चेंज होने की दो कंडीशन है, या तो हम जाएं अबव द अर्थ सरफेस या हम लोग बिलो द अर्थ सरफेस। दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होगा, जी चेंज होगा, और जी चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा प्रेशर चेंज होगा। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए कि जो प्रेशर है वो किसी भी लिक्विड कॉलम का वो कितना होता है, तो हम लोगों को समझ में आया कि वो ρ(g)h के इक्वल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझना भी है और इसको बखूबी याद भी रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं इस 9th के लेवल पे आते, नहीं, जब आप लोग NTSC की एग्ज़ाम ओलंपियाड जब देंगे, ठीक है, या जूनियर लेवल के ऊपर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फेस करेंगे तो इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग। देखो, अब हम लोगों ने समझा जो प्रेशर आता है ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, वो आता है हमारे पास
P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है ना। अब देखो इस बात के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है और ये पॉइंट हमारे पास C है। ठीक है ना। ये हाइट हमारे पास h है, ये हाइट हमारे पास 3/2h है और ये हाइट हमारे पास 2h है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है भाई प्रेशर कहाँ होगा। ठीक है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द PA, PB एंड PC, यानी कि PA, PB, PC क्या बता रहा है, प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, प्रेशर एट C। ठीक है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एट A, B एंड C। तीनों के अंदर हम लोगों ने रिलेशन बताना है। क्लियर है भाई। अब प्रेशर एट A की बात करते हैं। प्रेशर एट A क्या होगा भाई, ये यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या भरा हुआ प्यारे बच्चों, लिक्विड भरा होगा। ठीक है ना। तो प्रेशर एट A निकालते हैं तो रो जी एच हो गया। प्रेशर एट B निकालते हैं तो रो जी, और h की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/2h है। और प्रेशर एट C निकालेंगे, रो जी इंटू में 2h आ गया। क्लियर है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड, ये इक्वेशन हमारा थर्ड। अगर इसको प्रेशर हम लोग P बोल दें तो ये हमारे पास 3/2P हो जाएगा और ये हमारे पास 2P हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि अगर PA रेशो PB रेशो PC निकालते हैं तो यहाँ पर ये रो जी एच आएगा, यहाँ पर 3/2 रो जी एच आएगा, यहाँ 2 रो जी एच आएगा। अगर इनको हम लोग काटते हैं, देखो रो जी एच से रो जी एच कट गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3/2 और यहाँ पे आ गया 2। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। यानी कि आंसर आ गया PA रेशो PB रेशो PC 2:3:4। यानी कि हमें पता चल रहा है सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है, C पॉइंट का, फिर B पॉइंट का, फिर A पॉइंट का। ठीक है ना। तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि प्रेशर एट C सबसे बड़ा है, देन प्रेशर एट B, देन प्रेशर एट A। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई डाउट या कोई क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हम लोगों को इतना समझ में आता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर भी बढ़ेगा, आगे ना। तो देखो ये कम डेप्थ के ऊपर है, ये ज़्यादा डेप्थ के ऊपर, और ये और भी ज़्यादा डेप्थ के ऊपर है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यानी कि प्रेशर एट C सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि डेप्थ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद B पॉइंट पे प्रेशर होगा क्योंकि इसके बाद नंबर इसी का आता है, तो PB। और तीसरे नंबर पे डेप्थ सबसे कम कहाँ पर है, A पॉइंट के ऊपर है, तो प्रेशर एट A। तो ये हमारा रिलेशन हो गया PC, PB और PA के बीच में। अगर वो ये पूछ ले कि भाई सर हम लोगों को तो यही बताओ कि PA, PB, PC का वैल्यू होगा क्या, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रेशर एट A का फॉर्मूला रो जी एच होता है। यहाँ H आ गया, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। प्रेशर एट B रो जी, ये तो दोनों सेम रहेगा, और डेप्थ कितनी होगी 3/2 H। तो ये रो जी एच को तो हम लोगों ने बोला कि थोड़ी देर के लिए P मान लो, या इसको 3 रो जी एच बोल दो, तो 3/2 रो जी एच हो गया, और इसको बाद में 3/2 P लिख सकते हो। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 रो जी एच हो जाएगा, और रो जी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये 2P हो गया। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, PA रेशो PB रेशो PC निकालना चाहते हो तो PA की वैल्यू कितनी है, रो जी एच, PB की वैल्यू 3/2 और PC की वैल्यू 2। आप लोगों ने अपने लोअर क्लास में करा होगा कि ऐसे हमारे पास आ जाए, ठीक है, कि यहाँ पर ये डिवाइड में है और हमें पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को सबके नीचे एलसीएम ले लेते हैं।
2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पर नीचे तो सभी कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो ये रेशो आ गया 2:3:4। क्लियर है भाई? बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। आगे बढ़े, बात करें, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक हमारे पास कंटेनर है, तीनों एक ही टेबल के ऊपर रखे हुए हैं और तीनों के अंदर लिक्विड भरा हम लोगों ने। ठीक है ना, इसमें भी हाइट h है, इसमें भी हाइट h है और इसमें भी हाइट h है। ठीक है, ये कंटेनर हमारा 1 है, ये कंटेनर 2 है और ये कंटेनर हमारा 3 है। क्लियर है बच्चों? तो पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा, यानी कि ऑप्शन दे दिए। चलो कि हम मान लेते हैं कि P1 बड़ा है P2 से देन P3 से। फिर सेकंड ऑप्शन दे दिया उसने, बी ऑप्शन, कि यहाँ पर P2 बड़ा है, फिर P1 बड़ा है और फिर P3। सी ऑप्शन दे दिया कि तीनों इक्वल मान ले। और डी कह दे कि भाई हमारा P3 बड़ा है, फिर P1 बड़ा है और फिर P2 बड़ा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पूछ ले, क्वेश्चन बन गया विच वन इज करेक्ट, कि इनमें से हमारा कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई? तो आप लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे को लगता है कि इस वाले कंटेनर के अंदर लिक्विड सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से P2 से शुरू करना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ऐसा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे कि जो प्रेशर है इस पॉइंट के ऊपर देखें, इसके बॉटम के ऊपर। ठीक है ना, बॉटम के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर निकालते हैं, यहाँ पर P1, यहाँ पर P2 और यहाँ पर P3। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो ρGH। ठीक है ना, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम, डेंसिटी सेम, तो ये वाला फैक्टर हट गया। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या है? सेम है सभी के लिए, यानी कि प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रखा है डेप्थ के। और डेप्थ तीनों केस में क्या है? सेम है, यानी कि इसके लिए भी h है, इसके लिए भी h है, इसके लिए भी h है, यानी कि इसके अंदर भी लिक्विड कॉलम h हाइट तक भरा है, इसके लिए भी लिक्विड कॉलम h हाइट तक भरा हुआ है और इसके लिए भी लिक्विड कॉलम h हाइट तक ही भरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हाइट तीनों की सेम है, h इज सेम इन ऑल 3 केसेस, देन प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। प्रेशर विल सेम, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये P3 मेंशन कर लेना भाई। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे समझते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। एक छोटा सा आइडिया हम लोग इस चीज का भी लेकर चलते हैं। प्रेशर exerted by the atmosphere। ठीक है, देखो एक छोटा सा आइडिया हम लेके चलते हैं कि ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। ठीक है, और इसके साथ हम कहें कि इसके ऊपर ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि ये हमारी क्या होगी? एयर होगी। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये हमारा सर हो गया। ठीक है, ये हमारे हाथ और ये हमारे पाँव। अज्यूम करके चलते हैं, छोटा सा हम लोग आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं कि क्या वाकई में हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। हाँ, देखो अब हमारे सर के ऊपर की बात करते हैं कि हमारे सर के ऊपर मान लो ये लिक्विड है, यानी कि ये एयर है, जिसको बोल दिया मैंने एयर कॉलम। ठीक है ना, ये बिल्कुल डायरेक्टली हमारे ऊपर है।
और मान लेते हैं इस कॉलम की हाइट कितनी है, h है। इस कॉलम की हाइट कितनी है, h है। यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक हम लोग आते हैं, तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच होगा। कितना होगा, रो जी एच। क्लियर है बात। यानी कि ये हाइट अगर हम लोग देखते हैं लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की होती है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर का जो डेंसिटी होता है तो 1.273 kg पर मीटर क्यूब के आसपास लेके चलते हैं, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रेशर जो आता है वो लगभग हमारे पास आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास। या हम कहें मोटे मोटे शब्दों में कि हमारे जो सर के ऊपर जो मास है एयर का वो लगभग 225 किलो के आसपास बताते हैं। कितना बताते हैं, 225 किलो का। यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो को बैठकर देख रहे हैं और आपके ऊपर जो एयर है, आपके ऊपर जो एयर है वो लगभग कितनी होगी, जस्ट सर के ऊपर लगभग 225 किलो, 225 kg। दैट्स मैटर। आप लोगों से 25 किलो नहीं उठता, लेकिन आपका सर ने अभी 225 किलो बियर करके रखा। और ऐसा नहीं है कि वो अभी कर रहा है, एवरी टाइम सिंस बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर तब तक, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक वो 225 किलो रहता है। ठीक है ना। या हम कहें मोटे मोटे शब्दों में कि जो हमारा प्रेशर है वो कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो रिलेशन था, ये जो वैल्यू थी, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, टॉरेसिली। ठीक है ना। ये एक टॉरेसिली नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस वैल्यू के बारे में बताया था। क्लियर है भाई, समझ में आया। इस चीज़ का ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन रहेंगे, बातें रहेंगी, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इन चीज़ों को कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।